बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, वो भी कैसी, इनफाइनाइटली लॉन्ग। समझिएगा बात को, क्यों ये दिमाग में आ रहा है। आपको एक चीज तो अच्छे से मालूम है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मालूम है? किसने बताया? ऑस्टेड ने बताया। क्या बताया? कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ लिया। दूसरा हमको यह भी मालूम है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करंट कैरिंग वायर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उस वायर पे फोर्स अप्लाई करेगा। पता है ना आपको दोनों चीजें। पहला क्या? करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड द करंट कैरिंग वायर कैन एक्सपीरियंस एन इन्फ्लुएंस ड्यू टू द प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर को लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वायर पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दो चीजें, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मतलब कहीं अगर करंट कैरिंग वायर रखी मतलब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैं दो करंट कैरिंग वायर रख देता हूं, ये अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मतलब ये वाली वायर इसके फील्ड में है। ये अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मतलब ये वाली वायर इसके फील्ड में है। और जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में होती है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है। क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है। मतलब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो डेफिनेटली उनमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बात को समझिएगा। ये मैंने दो वायर ले लिए और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। बात को समझिएगा। ऑस्टेड क्या कहते हैं? अगर थंब की डायरेक्शन में करंट है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर पे इनवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड मतलब क्या? क्रॉस। और इधर पे आउटवर्ड मतलब क्या? डॉट। इसको बोल दिया मैंने क्या? B2। करंट I2 है तो क्या बोल दिया? B2। अब I1 करंट फ्लो हो रहा है, वही कहानी, करंट फ्लो होगा तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। यहां से फील्ड लाइन क्या होंगी? एंटर होंगी और यहां से क्या होंगी? एमिट होंगी। इसको क्या बोलेंगे हम? B1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? B1 बोलेंगे। समझ में आ रहा बराबर से? क्या? करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके अराउंड में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अराउंड में इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर जरूर होगा। बात को समझो। अगर दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन D है तो समझते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, यहां तक हो सकता है, यहां तक। इसका वाला ये भी सोर्स है, इसका फील्ड भी दूर तक हो सकता है, यहां तक, यहां तक, यहां तक। और ये रखी ही कुछ इस टाइप से गई है कि ये वाली जो वायर है इसके फील्ड पे लाई करे और ये वाली जो वायर है इसके फील्ड पे लाई करे। समझ आ गया? चलिए महसूस कीजिएगा, ये वो वायर जिससे I2 करंट फ्लो हो रहा है वो किसके फील्ड में है? B1 के फील्ड में। ये वायर जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है ये किसके फील्ड में है? B2 के फील्ड में। किसके फील्ड में? B2 फील्ड में। और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में होती है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है बताइए? ILB साइन थीटा। कितना लगता है बोलो? ILB साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये I कहाँ है? वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है ना। और B1 किधर है? B1 परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये क्रॉस क्या शो करता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब देखो करंट ऊपर है और फील्ड नीचे है, दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। नीचे मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जब I और B दोनों मतलब L और B दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा तो फॉर्मूला ILB साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो फोर्स कितना लगेगा? ILB। अब बात को समझिएगा, एज दोनों की लेंथ अभी फिलहाल L ले लो, है ना। एज द फर्स्ट कॉइल या फर्स्ट वायर, एज इन द फर्स्ट वायर द करंट इज I1, then the magnetic field around it is कितना होगा बताइए? B1। और हम जानते हैं किसी बहुत लंबी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है?
म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। x क्या है? डिस्टेंस है, मुझे इधर d डिस्टेंस पे चाहिए, तो क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। आ गई b1 की वैल्यू। चलो, एंड द वायर या सेकेंड वायर हैविंग करंट I2 है ना, I2, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज B2, और B2 की वैल्यू भी क्या होगी? म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। ये मिल गया हमको B1 B2। समझ में आ गया? चलिए, करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, और ये जिसके फील्ड में है वो कहाँ है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं। करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, और ये जिसके फील्ड में है, किसके फील्ड में है? ये I1 वाले के फील्ड में। इसका फील्ड है ये करंट कैरिंग वायर, तो किसके फील्ड में कहलाएगी? इसके फील्ड में कहलाएगी। इसका फील्ड क्या है? B1 है, और वो कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। करंट ये है और फील्ड कहाँ पे है? करंट ये है ऊपर की तरफ, और फील्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। करंट अपवर्ड है और फील्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दोनों कैसे हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू क्या? 90 डिग्री। एज द फर्स्ट वायर lies in the magnetic field B2, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वायर है जिस पे I1 करंट है, ये किस फील्ड में लाई करती है? B2 फील्ड में। इसके मैग्नेटिक फील्ड में लाई करती है। समझो ना यार, हम क्या निकालने जा रहे हैं? फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है, इसका अपना फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर, इसका अपना फील्ड, ये वायर इसके फील्ड में और ये वायर इसके फील्ड में। समझ में आ गया? बढ़िया से आ गया। आगे समझो, इसका फील्ड B1, इसका फील्ड B2, तो ये वायर किसके फील्ड में? इसके फील्ड में। ये वायर किसके फील्ड में? इसके फील्ड में। तो इन द मैग्नेटिक फील्ड B2, तो कितना फोर्स लगेगा? 1 पे कितना फोर्स लगेगा बताइए? I L, कैपिटल L लिया है ना, B2 साइन 90, क्योंकि देखो ना L और B के बीच में कितना एंगल है? L ऊपर की तरफ है, B इनवर्ड है, तो 90 डिग्री है। I L B2 आ गया समझ में? चलो वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, जगह नहीं बची यार, है ना। चलो खैर, कहीं भी थोड़ा सा लिख देते हैं। F1 इज इक्वल्स टू I1 L, और B2 मतलब कितना है मालूम आपको? म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। मतलब F1 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। आ गया समझ में? चलिए अब मैं इधर साइड में कर लेता हूं। अब देखिए I1 पे कितना, I1 वाली वायर पे कितना फोर्स लगा? F1 फोर्स लगा। कितना है वो? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन कितना? 2πd। अब इस पे आ जाओ, इस पे कितना फोर्स लगेगा? F2 कितना होगा बोलो? I2 L B1। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B1। इस पे फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B1। तो क्या आएगा? I2 L B1। अब जल्दी बताओ, I2 तो I2 है, L तो L है, B1 की वैल्यू कितनी है बोलो? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। तो F2 कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। अगर आप गौर से देखें F1 और F2 को, तो देख पा रहे होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। या फोर्स पर यूनिट लेंथ समझ लें, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ छोटे से एरिया के लिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अभी तो ये L लेंथ का फोर्स है, और पर यूनिट लेंथ के लिए कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। देखो दोनों फोर्सेस इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, उनमें किसी भी अमाउंट का फ्लो हो, किसी भी अमाउंट का फ्लो हो और किसी भी डायरेक्शन में हो, अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, आपको डायरेक्शन जानना भी जरूरी है।
तो फिलहाल अभी मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करें, फिर डायरेक्शन में पहुंचते हैं। क्या समझा आपने? दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, किसी करंट कैरिंग वायर को किसी के मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली क्या लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा। कितना लगता है? आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एल एंड बी। इस दोनों केसेस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, आप खुद ही देख रहे हो। करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। फील्ड कहाँ है? या तो अंदर की तरफ या फिर कहाँ? बाहर की तरफ। ये मैंने बना दिया है, करंट ऐसे होगा तो फील्ड ऐसे होगा, इधर से अंदर इधर से बाहर। करंट ऐसा तो फील्ड ऐसा, इधर से अंदर इधर से बाहर। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो रहा है? चलिए, अब ये देख लिया अपन ने कि V1 कितना होगा, I1 की वजह से है तो इतना होगा। V2 कितना है, I2 की वजह से है तो इतना होगा। अब फर्स्ट वाला किसके फील्ड में? सेकंड के फील्ड में। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? I1LB2। सेकंड वाला किसके फील्ड में? फर्स्ट के फील्ड में। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? I2LB1। वैल्यू पुट कर दो, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आता है डायरेक्शन। वो जो दोनों फोर्सेस होंगे वो किस तरफ होंगे? मजे की बात समझना आप। इस पे ये करंट है, फोर्स के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं मेरे ख्याल से ना, करंट फील्ड फोर्स। समझना, करंट, करंट की डायरेक्शन ये है इस वाले पे, और ये कौन सा फील्ड एक्सपीरियंस करता है? B2। B2 की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड, इधर पे। करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, और फील्ड कहाँ है? इस तरफ। तो इस वायर पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। मतलब कोई फोर्स है जो इस फर्स्ट वायर को इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। समझिएगा बात को, इस तरफ खींच रहा है। समझना, ठीक है? क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? करंट फील्ड फोर्स। करंट कहाँ है? अपवर्ड। फील्ड B2 कहाँ है? B2 कहाँ है? इनवर्ड। और फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ। तो इस पे कोई फोर्स लगा रहा है इस तरफ। आ गया समझ में? F1 की डायरेक्शन ये हो गई। चलो अब इस पे आ जाओ। इस पे करंट कहाँ है भैया? ऊपर की तरफ। इस पे फील्ड कहाँ है? ये किसके फील्ड में है? B2 के फील्ड में, सॉरी B1 के फील्ड में। ये जो करंट है I2 किसके फील्ड में है? B1 के फील्ड में। और बताओ B1 यहाँ पे कितना है? B1 यहाँ पे आउटवर्ड है। B1 यहाँ पे कैसा है? आउटवर्ड। समझ रहे हो ना? डॉट क्या बताता है? आउटवर्ड। और क्रॉस क्या बताता है? इनवर्ड। तो B2 यहाँ पे, B1 यहाँ पे कितना है? आउटवर्ड है। तो करंट और ये फील्ड, ये करंट और ये क्या? फील्ड, आउटवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। कोई फोर्स है जो इसको इस तरफ खींच रहा है। क्या समझा आपने? अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम, तो फोर्स क्या है? इस पे फोर्स लग रहा है कि इस तरफ चलो, इस पे फोर्स लग रहा है कि इस तरफ चलो। तो दूर से देखने वालों को क्या लगेगा? कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? मैंने फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली? लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे? लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? करंट फील्ड देन फोर्स। ठीक है ना? तो मैंने करंट फील्ड फोर्स, करंट दोनों में सेम है। इसमें फील्ड कहाँ पे है? इसमें फील्ड अंदर है और इसमें फील्ड बाहर है। तो इस पे फोर्स लेफ्ट साइड, इस पे फोर्स राइट साइड। इस पे कहते हैं इस तरफ चलो, इससे कहते हैं इस तरफ चलो। देखने वालों को क्या लगेगा? कि दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या समझा आपने? दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। करंट का अमाउंट चाहे जो हो, करंट का अमाउंट चाहे जो हो, करंट की डायरेक्शन चाहे जो हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन क्या? 2 पाई डी। लेकिन अगर कभी डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, क्या चेंज होता है? करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं, क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन। अभी मैंने आपको दिखाया, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स कैसे नेचर का लगेगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। ठीक है ना? चलिए एक बढ़िया चीज करते हैं। ये तो हुआ पहला केस, छाप लो, फिर दूसरा केस डिस्कस करते हैं। छापिए, नीचे लिख लेना, वेन एवर द करंट थ्रू द वायर इज इन सेम डायरेक्शन देन द वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। लिख लेना है अंग्रेजी में। ठीक है, मिटा दे। चलो देखो, छापो जल्दी स्पीड से। अब अगर वहीं कहीं मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब दोनों को नहीं, किसी एक को, है ना? देखना भैया, ये मेरे पास
ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, इस पे करंट अपवर्ड है और इस पे करंट डाउनवर्ड है। समझना, करंट इस तरफ है तो फील्ड इस तरफ, यहां से अंदर जाना और यहां से बाहर निकलना। ये I1 करंट है तो ये B1 होगा। इस पे करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड ऐसा होगा, यहां से अंदर जाना और इधर से बाहर निकलना। ये क्या है, B2 है। क्या है ये, B2। इस पे करंट क्या है, I2 है। समझना, इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। समझना, इस पे फोर्स B2 की वजह से लगेगा और B2 इसको कैसा एक्सपीरियंस होता है, B2 इसको इनवर्ड एक्सपीरियंस होता है। कैसा एक्सपीरियंस होता है, इनवर्ड। अब समझ लो इनवर्ड में क्या होगा, ठीक है, या ऐसे दो दो डॉट ना लगाओ भाई, इसको ऐसे करना है, ऐसे क्रॉस, ठीक है, सीधे क्रॉस लगा दो B2 पे, और इस पे क्या है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। इस पे भी क्या है, B1 पे सीधे क्रॉस लगा दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। समझना बात को। हुआ क्या, I1 इधर जा रहा, फील्ड इधर जाएगा, इसका फील्ड अंदर, I2 नीचे जा रहा है, इसका भी फील्ड अंदर। I1 किसके फील्ड में है, B2 में है, तो I1 को कैसा फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, इनवर्ड। देखना, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा, F1। इस पे आ जाओ, करंट अंदर की तरफ, फील्ड ये किसके फील्ड में है, B1 में, B1 भी कहां, अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, राइट साइड। इस पे फोर्स कहां लगेगा, आइटम। अब देखो, इससे कहते हैं इस तरफ चलो, इससे कहते हैं इस तरफ चलो, तो दूर से देखने वाले को क्या लगेगा कि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो क्या समझा आपने, करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, करंट का अमाउंट कुछ भी हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। व्हाट इज डी, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, बोलिए, अपोजिट, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव। ये इसको इस तरफ ले जा रहा है और ये फोर्स इसको इस तरफ ले जा रहा है, क्या हो रहा है इधर पे, रिपल्सन। तो मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो क्या होता है, उनपे फोर्स लगता है, और पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। घबराने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी में आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हर जगह सर्किटल लॉ नहीं लिखा रहता, एम्पियर्स लॉ भी लिखा रहता है, या लूप लॉ लिख देते हैं कभी कभी। बात को समझिएगा, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, अच्छा इसकी बात मैं कर चुका हूं पहले, है ना, जब मैंने कहा था कि हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तीन लोगों ने बताया। पहले तो किसने बताया, बायो और सेवर्ट की जोड़ी ने बताया। किसने बताया, बायो और सेवर्ट की जोड़ी। और दूसरा किसने बताया, दूसरा एम्पियर ने बताया। किसने बताया, एम्पियर ने। समझ रहे हो ना बात को, पहला बायो और सेवर्ट की जोड़ी ने बताया और दूसरा किसने बताया, एम्पियर ने। मैंने कहा था एम्पियर को बाद में पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट को भी पढ़ लेते हैं। एम्पियर ने ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था गॉस लॉ। क्या पढ़ा था, गॉस लॉ। वैसे ही यहां पे एम्पियर्स लॉ है, ठीक है ना। तो गॉस लॉ क्या कहता था कि अगर मैं कोई आर्बिट्री सरफेस कंसीडर कर लूं तो उस आर्बिट्री सरफेस से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस का नंबर है, जो फील्ड लाइंस का नंबर है वो क्या होता था, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद द सरफेस कहलाता था। अरे बात समझ में, यही तो गॉस ने कहा था। एम्पियर भी वही कहते हैं। एम्पियर कहते हैं कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर लूप कंसीडर कर लूं, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर क्या कंसीडर कर लूं, लूप, तो उस लूप में जितना एरिया कवर होगा उस एरिया से पास होने वाली, उस एरिया से पास होने वाला जो टोटल करंट है, जो क्या है, टोटल करंट, उसका म्यू नॉट टाइम्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक सर्कुलेशन के बराबर होता है। मैग्नेटिक सर्कुलेशन मतलब कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल
किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सेलेक्टेड लूप। इतना ऐसा समझ लो कि मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ ना कोई लूप कंसीडर कर ली, इस लूप का जो एरिया है इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, बी डॉट डी एल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है ना। तो क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। आ गया समझ में। तो इसके लिए भी क्या है, एक पर्टिकुलर लूप लेनी पड़ती है, एक आर्बिट्री लूप लेनी पड़ती है। तो एम्पियर करंट कैरिंग सोर्स के चारों तरफ या करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। उसी लूप को अपन क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। उस एम्पीरियन लूप से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज्ड थ्रू द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है ना। जो लूप एम्पियर ने सेलेक्ट करी है उस लूप में जितना एरिया एनक्लोज होगा उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है क्या, मैग्नेटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक सर्कुलेशन। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू द क्या, एम्पीरियन लूप, ठीक है ना। एम्पीरियन लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, ठीक है ना। वहां भी अपन एक सरफेस लेते थे, कहां पे, गॉस लॉ में, और यहाँ एम्पियर में भी क्या लेंगे अपन, एक एम्पीरियन लूप लेंगे। समझ रहे हैं बात को, ये एम्पियर का सर्किटल लॉ समझ आ गया। चलिए इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। आपको मालूम है ना, इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, बात को समझिएगा। एक हमारे पास सोलेनॉइड है जिसमें पर यूनिट लेंथ कितने टन्स हैं, स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टन्स हैं, ठीक है। चलिए अगर हम कोई एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एन लेंथ का, तो क्या आएगा बताइए, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, ठीक है ना। टोटल करंट जिस लूप से इतना ही बहता होगा, टोटल करंट सोलेनॉइड में जितना फ्लो होता होगा वो आई, तो क्या आएगा दर पे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, सब कुछ पैरेलल है, फील्ड भी और क्या उसका एरिया भी, तो क्या आएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई, तो बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट आई। अगर लूप की टोटल लेंथ एल है, ठीक है ना, अभी इसमें एक टर्न है तो आई, और अगर एन टर्न्स है तो एन आई, ठीक है ना, एन टर्न्स है एन आई, समझिएगा एन टर्न्स है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या आएगा बताइए, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है, कितनी है एल, तो बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल एन, तो बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई कैपिटल एन बाई एल। कैपिटल एन बाई एल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन, लो लेंथ कैपिटल एल थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। आ गया समझ में, किसकी हेल्प से करा हमने ये, एम्पियर के सर्किटल लॉ की हेल्प से। आ गया समझ में, छापो जल्दी इसको। इंटेंसिटी ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और वैसे जैसे बताया था वो तो है ही है, गॉस लॉ जैसी कहानी है, पूरा पूरा गॉस लॉ है। एक और चीज देख लो, इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड, नहीं सोलेनॉइड, टोरॉइड, टोरॉइड, आप टोरॉइड जानते क्या होता है, आपको पता होगा, ये हुई आपकी स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं जानते, पेन में आती है चटकना पेन में, वही ये हो गई स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग को मैंने मोड़ के और क्या है, एक सर्कल बना लिया, स्प्रिंग को मोड़ के सर्कल, इसको बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं, टोरॉइड। वो जो सोलेनॉइड था ना, सोलेनॉइड में दो एंड रहते हैं, दोनों एंड को उठा के जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये सर्कुलर सोलेनॉइड, मतलब ये टोरॉइड बन गया। क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। समझना ध्यान से, क्या जानते हैं हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। कितने टर्न्स हैं, टोटल एन टर्न्स हैं, बी तो फिक्स से बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अब समझिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, लेंथ क्या है इसकी, अगर ये टोरॉइड आर रेडियस का है, अगर ये टोरॉइड क्या है आर एक्सेस है,
इसकी सोलेनॉइड वाली, ठीक है। अगर ये आर रेडियस का है तो इसकी डीएल मतलब लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। लेंथ क्या होगी बोलो, 2 पाई आर। तो बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना, 2 पाई आर। क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड एट द सेंटर कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, समझ गया ना, इसको बोलते हैं टोरॉइड। क्लियर हो गया। ये भी कैसे फाइंड किया अपन ने, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लूप लॉ, है ना, या एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, बन जाएगा। तो टोरॉइड की इंटेंसिटी मालूम चल गई। कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सोर्स, फोर्स, करंट सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जानना है मात्र आपको क्या, कि आखिर जो करंट वगैरह अपन मेजर करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। जैसे एक गैल्वेनोमीटर है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, क्या है, कैसे तैयार होती हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही जानना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन उसकी बात करते हैं। छापिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूं आपको गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। क्या होता है भाई गैल्वेनोमीटर, इट इज द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है, कितना है उससे मतलब नहीं है, किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। हालांकि इसका काम करंट को मेजर करना भी है, लेकिन ये ज्यादा बड़े अमाउंट वाले करंट को मेजर नहीं कर पाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, इसलिए उसका मेजरिंग डिवाइस में तो कम यूज होता है, मेनली यूज होता है सर्किट में करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसको अपन किसी भी सर्किट के साथ अटैच कर देते हैं, और करंट फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, नहीं फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, और उसी के हिसाब से डायरेक्शन भी मालूम चल जाती है, करंट किस साइड से किस साइड को फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, ये विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। तुम सर्किट में यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को, जहां पे इसका डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। आज हम जानने वाले कि जो गैल्वेनोमीटर है आखिर बनता कैसे है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मैं बताऊं, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, समझ रहे हैं बात को, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल पे एक टॉर्क लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो जो टॉर्क है उसकी वजह से कॉइल क्या होता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। मतलब कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस पर टॉर्क एक्सर्ट करेगा, उसी टॉर्क की वजह से कॉइल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो गैल्वेनोमीटर भी इसी फैक्ट पे काम करता है, करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उसमें रोटेशन हो, उससे हम डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when we put the current carrying coil in a magnetic field, then coil will experience a torque by which it can rotate, ठीक है ना, समझिएगा बात को। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, आखिर हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या यूज करते हैं इसमें, कैसे तैयार करते हैं, समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, सबसे पहले ये एक सस्पेंशन होल्डर लगा दो, इसके थ्रू एक क्या है, सस्पेंशन मतलब एक ब्रॉन्ज कॉपर वायर है, या सॉरी ब्रॉन्ज कॉपर नहीं, फास्फर ब्रॉन्ज वायर है, ठीक है। ये फास्फर ब्रॉन्ज वायर सस्पेंशन का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, ये सस्पेंशन आता है ऐसे करंट लेके, ऐसे लूप, ऐसे लूप, ऐसे, ठीक है ना। और ये जो है इस तरीके से ये नीचे जाता है। इसके बीच में यहाँ पे एक क्या रखा है, करंट कैरिंग सिलेंडर रखा है, मतलब एक सिलेंडर रखा है इंडक्शन के लिए, ठीक है ना, एक सिलेंडर रखा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, इस सिलेंडर में बहुत सारे वायर के क्या है, कॉपर वायर लपेटा हुआ है, टर्न्स है, इसको एल भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है ना, समझिएगा। ये एक टर्मिनल हो गया वायर का, और दूसरा टर्मिनल ये हो गया, इसको अपन किससे अटैच कर दें, किसी टर्मिनल से अटैच कर दें। क्या नाम रख दिया मैंने इसका, टर्मिनल T2, और इसको किसी टर्मिनल से अटैच कर दें, नाम क्या रख दें, टर्मिनल T1। और ये जो पूरा सिस्टम है करंट वाला, इसको हम कहाँ रखें, दो हॉर्सशू मैग्नेट्स के बीच में, पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है ना। ये दो क्या लगे हमारे पास,
पावरफुल मैग्नेट्स लगे हैं। क्या लगे हैं? पावरफुल मैग्नेट्स। अच्छा, इसको क्रॉस ना करें, ऐसे बना दें, है ना। चलिए, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी लूप, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। ये लूप हो गई। लूप के अंदर क्या है? सिलेंडर है। समझिएगा ध्यान से, ये एक सस्पेंशन वायर है। क्या है ये? सस्पेंशन वायर। यहाँ पे होल्डर एच लगा है, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। इन्होंने कर्व क्यों किया है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रहे, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंसंट्रेट होता है, ठीक है ना। उसमें स्प्रेड आउट होने की गुंजाइश कम, लीकेज की गुंजाइश कम रहती है, ठीक है ना। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होता है। मान लीजिए ये टर्मिनल T1 से करंट आ रहा है, आई करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये आई करंट फ्लो हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेट को अंदर, ये इसको बाहर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इस वायर को बाहर से भी ले जा सकते हो आप, इस पोल को अंदर कर देंगे, बाहर से ही ले जाना है, या कर ही दो यार, क्यों इतना टेंशन पालना। लो, ये मैग्नेटिक पोल हो गया और ये वायर लगी है, ये है आपका भाई T2, ठीक है। इसको ज़्यादा तो कैसे कंप्लीट कर दो, ऐसे, ठीक है। इनको एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। डब्बा के अंदर सब कुछ भर दिया गया होगा, है ना। या यहाँ तक ही रखो, T1 मिल जाएगा यहाँ से, खत्म। देखिएगा, ये T2 है। अब ध्यान दीजिए, ये लूप है, किसके बीच में है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में है। किसके बीच में है? मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, ठीक है। ये करंट कैरिंग लूप है। बात समझिएगा, क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में? एक बड़ा बॉक्स लिया, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर हमने होल्डर की हेल्प से सस्पेंशन वायर लगाया, और इसी वायर से हमने एक लूप फॉर्म कर दिया, जिसके टर्मिनल्स दो अलग अलग जगह पे कनेक्टेड है। ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। ये लूप बन गई। इस लूप वाले सिस्टम को कहाँ रख दिया हमने? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है दो पावरफुल नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया, हॉर्सू मैग्नेट के बीच में रख दिया। इन्होंने कर्व बनाया है ताकि लीकेज कम हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यूज हो, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही इससे करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद आता है क्या? वर्किंग। काम क्या हुआ? समझिएगा, वर्किंग। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस तरीके से अपन ने ये बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ मिरर M, ठीक है। समझिएगा, जैसे ही इसमें करंट आएगा, आप तो जानते ही हो करंट फील्ड फोर्स, जैसे ही इसमें करंट आएगा, अब सिर्फ लूप पे कंसंट्रेट करिए, PQRS पे, ठीक है ना। इस वाले की बात करते हैं, ये करंट है। फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? N2S, मतलब इस तरफ से इस तरफ। ये फील्ड हो गया, ये करंट, ये फील्ड। फोर्स कहाँ लगेगा बताइए? परपेंडिकुलर इनवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। कौन सी वाली वायर पे? RS पे। जो RS पोर्शन है लूप का, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसमें आ जाओ, करंट कहाँ है? डाउनवर्ड। फील्ड कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। करंट डाउनवर्ड, फील्ड लेफ्ट टू राइट। फोर्स कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, और इसकी लेंथ L है, तो ये भी क्या होगी? L, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है ना। क्या है ये? रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? L। ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है। इस पे कितना फोर्स लगेगा? ILB साइन थीटा। और इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? ILB साइन थीटा। दोनों पे कैसा फोर्स लग रहा है? इक्वल मैग्नीट्यूड का। लेकिन इस वाली वायर में कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। और इस वायर पे कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जब एक बॉडी के दो अपोजिट एंड्स पे इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं, तो बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट। अगर ये रोटेट करेगी, ये घूमेगी, तो ये सस्पेंशन स्प्रिंग है, जैसे ये घूमेगी तो सस्पेंशन स्प्रिंग क्या होगी? ट्विस्ट हो जाएगी, है ना। जो सस्पेंशन वायर है उसमें क्या है? ऐंठन पैदा हो जाएगी, वो घूम जाएगी, ठीक है ना, ट्विस्ट हो जाएगी। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा, जैसे ही वायर से करंट आएगा, तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इसके दोनों एंड्स पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, वो भी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कपल ऑफ फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स अगर लगेगा, तो वो कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा? इस कॉइल को रोटेट करा देगा। रोटेट होगी जब कॉइल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगी ये वायर। ट्विस्टेड हो जाएगी, तो
तो जैसे ही आप करंट को रिमूव करेंगे, जैसे ही करंट को रिमूव करेंगे तो जो ट्विस्टेड वायर है वापस से अपने आप को अपनी इनिशियल सिचुएशन पर रीगेन कर लेगी और आपका जो डिवाइस है वो पहले जैसा हो जाएगा। फिर करंट भेजेंगे, फिर टॉर्क लगेगा, फिर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस से आप करंट रिमूव करेंगे तो ये जो ट्विस्टेड वायर है ये क्या कर देगी, अपने आप को रिगेन कर लेगी। इस तरीके से वो जो निडल है करंट आने पे क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी और करंट रिमूव होने पे वापस अपनी इनिशियल सिचुएशन को आ जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आखिर हमारे गैल्वेनोमीटर की स्ट्रेंथ क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए, हमारी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कितनी है। तो बात को समझिएगा, एट इक्विलिब्रियम, बात समझिएगा, इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो इस पे क्या लग रहा है, रोटेटिंग टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, रोटेटिंग टॉर्क। वो क्या करता है, इस कॉइल को मूव कराता है। तो फिर कोई और भी तो है जो मूव हो चुकी कॉइल को वापस से इनिशियल सिचुएशन पे लाता है। वो कौन है भैया, वो है रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या है वो, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये तो वो जो घुमाता है वो कौन है, जो घुमाता है वो कौन है, टॉर्क है वो। क्या है वो, टॉर्क। और जो उसको वापस से अपनी सिचुएशन पे लाता है वो कौन सा है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टॉर्क या टर्निंग टॉर्क, ऐसा लगा दें, टर्निंग टॉर्क। और जो वापस से अपनी सिचुएशन में लाता है वो क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ रहे हैं बात को। पहले जब करंट था तो ड्यू टू द करंट ये क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, टर्निंग टॉर्क लगता है। लेकिन जैसे करंट रिमूव होता है अपनी इनिशियल सिचुएशन पे क्यों आती है, ट्विस्टेड होने की वजह से, मतलब कि रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से, रीस्टोरिंग टॉर्क। समझिएगा, टर्निंग टॉर्क कितना पढ़ चुके हैं अपन, NIAB पढ़ चुके हैं ना। टर्निंग टॉर्क कितना पढ़ा है, NIAB। अगर I करंट A एरिया वाली कॉइल से फ्लो हो रहा है जबकि कॉइल कहाँ रखी है, B मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कॉइल, NIAB। अब समझना इस पे हुआ क्या था, इस पे तो ट्विस्ट हुई थी, कहीं गई तो थी नहीं, मूव करी थी किसी एंगल से, इससे किसी भी एंगल से। समझ रहे हैं बात को, किसी एंगल से मूव करी थी। अगर यूनिट एंगल के लिए वो रीस्टोरिंग कपल C ले लें, अगर यूनिट एंगल के लिए रीस्टोरिंग कपल C है तो थीटा एंगल के लिए रीस्टोरिंग कपल क्या होगा, C थीटा होगा। थीटा एंगल के लिए रीस्टोरिंग कपल क्या होगा, C थीटा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टर्निंग टॉर्क किसके बराबर है, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में कॉइल में कोई मूवमेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में कॉइल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो किसके बराबर है, टर्निंग टॉर्क के बराबर है। ठीक है ना। तो I की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, C थीटा अपॉन NAB। C थीटा अपॉन क्या, NAB। हमको जानना है आखिर कितने करंट की जरूरत है इक्विलिब्रियम से ऊपर आने के लिए। तो I इक्वल क्या आएगा बताइए, C अपॉन NAB थीटा। ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट को बोल सकते हैं C अपॉन NAB। C अपॉन क्या, NAB। ये कहलाएगा क्या, टॉर्जियन कांस्टेंट। क्या कहलाएगा ये, टॉर्जियन कांस्टेंट कहलाएगा ये टॉर्जियन कांस्टेंट। ठीक है। टॉर्जियन कांस्टेंट कितना है, C अपॉन, या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना आएगा, K इज इक्वल टू C अपॉन NAB। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट C अपॉन NAB। ये पैरामीटर हैं जो एक गैल्वेनोमीटर के लिए एसेंशियल है। ठीक है ना। और ये फिक्स रहते हैं, इनकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा। अब बताइए ये जो वायर ट्विस्ट होना है, ये जो वायर का ट्विस्टिंग है वो जितने भी एंगल से ट्विस्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे। जितना ज्यादा करंट आप किसी गैल्वेनोमीटर में सर्किट के थ्रू फ्लो कराएंगे यहाँ पे ट्विस्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर ज्यादा ट्विस्ट होगा तो ये वायर टूट भी सकता है। इसके लिए करंट की लिमिटेशन भी क्या है, जरूरी है। आई बात समझ में। करंट का अमाउंट भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही होना चाहिए गैल्वेनोमीटर को सेफ रखने के लिए। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है, C अपॉन क्या, NAB। तो ये जो ट्विस्टेड है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पे, फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा उसी के अकॉर्डिंग इस सस्पेंशन वायर में क्या होगी,
ट्विस्टिंग होगी। क्या होगी? ट्विस्टिंग। आ गया समझ में? तो ये आपको करंट की वैल्यू मालूम चल गई, रिजल्ट मालूम चल गया। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत एसेंशियल है। सबसे पहले क्या है? करंट सेंसिटिविटी। क्या है? करंट सेंसिटिविटी। और दूसरा क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर की जो पूरी कहानी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब रोटेशन। रोटेशन मतलब इस सस्पेंशन वायर में क्या होना? ट्विस्टिंग होना। क्या होना? ट्विस्टिंग मतलब कि एंगल। तो करंट सेंसिटिविटी किसको बोलेंगे? करंट सेंसिटिविटी क्या है? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या है? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो आप भी देख रहे हो थीटा अपॉन आई क्या आएगा? एन ए बी अपॉन सी। क्या आएगा बताओ? एन ए बी अपॉन सी। आ रही बात समझ में? एन ए बी अपॉन क्या? सी। तो बताइए गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स हाई होंगे, एरिया लार्ज होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और क्या है? सी की वैल्यू क्या हो? कम हो। कपल ऑफ क्या है? कपल फोर्स जो है पर यूनिट एंगल क्या हो? कम हो। रिस्टोरिंग कपल क्या हो? कम हो। ठीक है ना? उस केस में करंट सेंसिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है भाई? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या है? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। V बराबर क्या होता है बताइए? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है ना? तो थीटा अपॉन आई क्या पढ़ा है अपन ने? बताओ थीटा अपॉन आई क्या पढ़ा है? एन ए बी अपॉन सी। तो एन ए बी अपॉन सी आर। आया समझ में? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये हो गई। समझ में आ गया? तो गैल्वेनोमीटर क्लियर हो गया। क्या गैल्वेनोमीटर? इट इज द डिवाइस व्हिच कैन यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? उस फैक्ट पे काम करता है जो ये बताता है कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स या टॉर्क लगता है। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? बड़े बॉक्स के अंदर ये सिस्टम बना के रख लेंगे। ठीक है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। क्यों है? क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट क्या है? कर्व रहते हैं और कर्व रहने से क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे लीकेज का चांस क्या रहेगा? कम रहेगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर पाएंगे? क्रिएट कर पाएंगे। फील्ड के अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि क्या एक्सपीरियंस करी? टॉर्क एक्सपीरियंस करी, जिसकी वजह से ये मूव करती है। इसके मूव होने से यहाँ पे ट्विस्टिंग पैदा होती है थीटा एंगल के साथ। अगर ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू अगर सी है यूनिट एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए कितनी होगी? सी थीटा होगी। जब इक्विलिब्रियम होगा ना तो कॉइल घूम रही होगी ना वायर में ट्विस्ट होगा। इसका मतलब है टर्निंग टॉर्क बराबर रीस्टोरिंग टॉर्क। टर्निंग टॉर्क बराबर रीस्टोरिंग टॉर्क। इससे हम क्या है? अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई प्रोपोर्शनल टू क्या है? थीटा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे गैल्वेनोमीटर से उतना ज्यादा ट्विस्टिंग होगी और ज्यादा ट्विस्टिंग मतलब ज्यादा खतरा। तो के क्या है? कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कितना है? सी अपॉन एन ए बी। फिर आता है करंट सेंसिटिविटी और क्या? वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वैल्यू पुट कर दी। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वैल्यू पुट कर दी। समझ में आ गया? मोर सेंसिटिविटी देखना है तो क्या देखना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज एरिया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? और क्या? मिनिमम टर्न रिस्टोरिंग कपल। ठीक है ना? मिनिमम रिस्टोरिंग कपल। इसके बेसिस पे क्या होगा बताइए? इसके बेसिस पे हम करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी वगैरह फाइंड कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। ये फॉर्मूले वगैरह नोट करके रखिएगा, बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम समझ नहीं पाते, अभी आगे जाके पढ़ेंगे ना अपन जब ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर वगैरह, तो वहां भी ये सब चीजें यूज हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके। सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो जितने भी चैप्टर हैं 11-12 चैप्टर, ये सब के सब चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर ये चीज आपकी तैयार नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पुराने सारे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ना है आपको। ठीक है? चलिए मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है? पहले हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, इससे हमको क्या बनाना है? एमीटर बनाना है। कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जो जेन्युइन तरीके से है नहीं, लेकिन आपको याद रखने के लिए हेल्प करेंगी। समझना, एमीटर इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। वोल्टमीटर इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना?
किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? वोल्ट मीटर। समझ रहे हैं ना? क्या एमीटर का काम करता है? करंट का अमाउंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज का अमाउंट मेजर करता है। समझ गए ना? तो करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एमीटर और क्या? वोल्ट मीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं? सिर्फ याद रखने के लिए, ये कोई स्पेशल फैक्ट नहीं, किसी बुक में लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ याद रखने के लिए। गैल्वेनोमीटर तो मालूम है अपन को, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है। अमीटर बनाना है मतलब करंट का मेजरमेंट करना है। करंट का मेजरमेंट करना है मतलब करंट का लॉस नहीं चाहिए। करंट का मेजरमेंट करना मतलब करंट का लॉस नहीं चाहिए। और करंट का लॉस कब नहीं होगा? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम। तो रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्टेज, अगर वोल्टेज चाहिए मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कब होगा? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में? मतलब कैसे बनाएंगे भाई? गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम कोई रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है? संट। क्या बोलते हैं? संट। संट एक साइंटिस्ट हैं, उनके वजह से ये नाम आया, उन्हीं ने इसके लिए बात करी, तो इसके लिए उस रेजिस्टेंस का नाम ही संट रख दिया। ठीक है? तो क्या है? गैल्वेनोमीटर में अगर हम कोई रेजिस्टेंस संट कैसे लगा दें? पैरेलल लगा दें। कैसे लगा दें? पैरेलल। तो जो रिजल्टिंग डिवाइस है वो क्या कहलाएगी? एमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एमीटर। लेकिन वहीं कहीं गैल्वेनोमीटर में अगर हम क्या लगा दें? कोई रेजिस्टेंस लगा दें, वो भी कैसे लगा दें? सीरीज में लगा दें। कैसे लगा दें? सीरीज में। तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर अपन संट लगा देते हैं, वो भी कैसे? पैरेलल लगा देते हैं, तो क्या बनता है? एमीटर बनता है। और अगर सीरीज में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। आया समझ में? इसको नोट करिए और बताते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर को तैयार कैसे करेंगे और उनकी वैल्यूज क्या होगी। नोट करिए प्लीज। देखिएगा, जैसे हमको मालूम है गैल्वेनोमीटर, ठीक है? देखिए ध्यान से, गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर में ये करंट जा रहा है, ये रखा है यहाँ पे क्या? जी। जी क्या? इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। मैं बनाने क्या वाला हूँ? गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? एमीटर। एमीटर मतलब ज्यादा करंट, ज्यादा करंट मतलब कम रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इससे मैंने ये क्या लगा दिया? संट लगा दिया। क्या लगा दिया? संट। संट का रेजिस्टेंस एस ले लो यार, ठीक है? तो पहचान ही बनी रहेगी। सोर्स से करंट आई आ रहा था, कुछ करंट आई जी चला गया गैल्वेनोमीटर में, कितना बचा भाई? आई माइनस आई जी। ठीक है ना? दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V1 बराबर क्या? V2। V1 इसके एंड पे है तो V का फॉर्मूला क्या? I इंटू आर। V2 इसके एंड पे है, इसका मतलब क्या? I इंटू आर। समझिएगा ध्यान से, आई जी जी बराबर आई माइनस आई जी एस। मुझे चाहिए है कि आखिर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या संट का, तो क्या आएगा बोलो? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू क्या? कैपिटल जी। आया समझ में? या मुझे अगर ये पता करना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी तो कैसे पता करूंगा मैं? समझिएगा, आई जी जी बराबर आई एस माइनस आई जी एस। ट्रांसपोज कर लीजिए, आई जी जी प्लस एस इज इक्वल्स टू आई एस। ठीक है ना? तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? जी प्लस एस अपॉन एस इंटू कितना? आई जी। जी प्लस एस अपॉन एस इंटू कितना? आई जी। इससे आप करंट भी फाइंड कर सकते हो और संट का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। टोटल करंट कितना आ रहा है सर्किट से उसको ही फाइंड कर सकते हो और साथ ही साथ कितना क्या फाइंड कर सकते हो? संट का रेजिस्टेंस भी। आ गया समझ में? ऐसे गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम क्या बनाते हैं? एमीटर। ऐसा नहीं गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर पाता है। तो ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एमीटर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? संट को पैरेलल अटैच करके। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड से, इसको नोट कर लीजिए। इन्हीं दो चीजों पे पूरा क्वेश्चन रहेगा, बताएं? चलिए, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं ये भी समझ लो। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं
ध्यान दीजिएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। मैंने कहा आपसे कि वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करा, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर तो था ही, ठीक है ना, साथ में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या फाइनल जो डिवाइस बन के तैयार हुआ वो क्या है, वोल्टमीटर है। क्या है, वोल्टमीटर। इधर से आई करंट जा रहा था, आई करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा था और आई करंट इसके थ्रू भी फ्लो हो रहा था। आई बात समझ में। इसके एंड का पोटेंशियल क्या है, V1 है, और इसके एंड का पोटेंशियल क्या है, V2 है। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे कहानी क्या है, I थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू I थ्रू रेजिस्टेंस। IG और IR क्या होंगे, बराबर। V इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो बात को समझिएगा, टोटल वोल्टेज अगर V था तो ये हो गया क्या, VG, और ये क्या बचेगा, V माइनस VG। समझिएगा ध्यान से। तो टोटल करंट कितना, IG इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है IR, तो I क्या होगा, V अपॉन R। तो IG कितना होगा, VG अपॉन कितना, G, ठीक है। तो IR कितना होगा बताइए, IR कितना होगा, V माइनस VG अपॉन कितना, R। समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, VG इंटू R इज इक्वल्स टू V इंटू जी माइनस VG इंटू क्या, G। आगे समझिएगा क्या आएगा, इससे ट्रांसपोज कर लीजिए, V एट G क्या आएगा, कैपिटल G प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, V एट G। ये टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा बताइए, V एट G, G प्लस R अपॉन कितना, G। समझ रहे हैं आपको। V टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V एट G, G प्लस R अपॉन कितना, G। और V एट G को हम क्या बोल सकते हैं, I इंटू जी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, I इंटू जी। तो G प्लस R अपॉन G, G कट जाएगा, V इक्वल टू क्या आएगा, I कैपिटल G प्लस R। क्या समझ में नहीं आया बताओ, क्या मुश्किल लग रही है। V इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू कैपिटल G प्लस R। इस तरीके से अपन क्या है, टोटल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्या मुश्किल लग रही है बोलो, कुछ दिक्कत है नहीं ना। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर फाइंड कर सकते हैं। फाइनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी कोने में कोई चीज नहीं बचती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। जिसका कुछ पुराना छूटा हो, सारे डेरिवेशन, सारी थ्योरी, सारे लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इंटेक्स सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने सीट भेजा है वो सीट पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए। एक भी डाउट है मुझे मैसेज करिए। और कल से लेके आज, जैसे आज क्या डेट हो गया, आज मान लीजिए 4 तारीख है, 4 तारीख से लेके 14 अगस्त के बीच में 10 दिन के ड्यूरेशन में पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करना है। जितने पुराने टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करो, ताकि 14 अगस्त तक हर हाल में 10 दिन के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए ये चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। स्पीड से एनसीईआरटी सीट सॉल्व करिए। कैसा भी डाउट हो तुरंत पूछिए, बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। स्पीड से काम करिए, क्योंकि इस 10 दिनों में मैं ये 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और कैसा भी डाउट हो कॉल करिए, संकोच मत कीजिएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए प्लीज।